गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर और वी कैन से द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, एक बार फटाफट से एक्सप्लेनेशन को रिवाइज करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो बच्चों में साथ साथ रिवाइज करेंगे आप कि इस चैप्टर में, इस पोएम में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो द पोएम स्टार्ट्स विद अ किंग, जिसमें हमें बताया जाता है कि एक किंग है और उसका एक साम्राज्य है। और वो किंग कैसा है? बहुत ही अच्छा न्यायपूर्ण राजा है जो अपनी प्रजा को हमेशा न्याय दिलाता है और एक अच्छा राजा है। ठीक है, एक दिन उस राजा के मन में द किंग a wish arises in the mind of that king that I should build an ark, कि मुझे एक आर्क बनाना चाहिए जिसमें कि that would glorify my victories, जो मेरी युद्ध में जो मैंने युद्ध जीते हैं उनको क्या करेगा? लोगों के सामने दिखाएगा। and that ark should be in the starting of the सिटी। ठीक है, जैसी जहां से सिटी स्टार्ट होती है वहां पे उस आर्क को बनाया जाए, ताकि जैसे ही लोग, बाहर के लोग यहाँ पे सिटी में एंटर करें तो वो सबसे पहले ये जाने द ग्रेटनेस ऑफ द किंग, कि हमारा राजा कितना ज्यादा महान है, इस बात को जान पाए। ठीक है, तो ऐसी कुछ कोई इच्छा उसके मन में आती है। वो अपनी जो सलाहकार है उनको बताता है और ऑर्डर देता है कि एक आर्क बनाया जाए। ठीक है, राजा का आदेश आया तो आर्क बनना शुरू होता है और आर्क बन करके तैयार हो जाता है। द आर्क गेट्स रेडी विद इन फ्यू वीक्स। ठीक, आर्क बन के तैयार हो गया। नाउ जो मिनिस्टर्स होते हैं दे टेल द किंग दैट द आर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड यू कैन गो एंड विजिट दैट प्लेस। ठीक है, और राजा जाता है वहां पे विजिट करने और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं उस आर्क के नीचे से गुजरूंगा और साथ ही साथ वहां पे मेरा एक क्या होगा, एक मेरा स्पीच भी होगा, मैं वहां पे एक भाषण भी दूंगा, लोगों को वो करूंगा। तो वहां पे खूब सारे लोगों को, स्पेक्टेटर्स को, यू शुड कॉल इनवाइट ऑल द स्पेक्टेटर्स ओवर देयर टू सी माई ग्लोरी। ठीक है, उनको देखने के लिए बुलाया जाए। ठीक है जी, सबको ऑर्डर दे दिया जाता है, सबको क्या मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि इस दिन राजा वहां के क्या करेंगे, अपना स्पीच देंगे। और वो दिन आ जाता है, राजा स्पीच देने के लिए आता है। द किंग वॉज इन हिज चैरियट, किंग अपने जो आप बोल सकते हैं क्या कहते हैं बच्चों उसको, रथ में सवार होकर के वहां पे पहुंचते हैं। बट जैसे ही वो द मोमेंट ही गोज थ्रू दैट आर्क, his crown hits the ark and falls down। ठीक है, उनका जो आर्क क्राउन होता है वो आर्क से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। एंड द रीजन वाई इट हिट द आर्क वाज दैट द आर्क वाज एट लो हाइट, जो आर्क था वो कम हाइट में बनाया गया था। ठीक है, दैट्स वाई द किंग गेट्स वेरी एंग्री, किंग को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये किसने बनाया, किसकी हरकत है, क्योंकि फॉर हिम द फॉलिंग ऑफ हिज क्राउन वाज काइंड ऑफ डिस्ग्रेस। उनके लिए वो क्या था, एक अपमानजनक बात थी, बहुत अपमानजनक बात थी कि उनका एक महाराजा का क्राउन नीचे गिर जाना, वो भी पूरी प्रजा के सामने। ठीक है, तो इसकी सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। ही वांटेड टू हैंग दैट पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो कहते हैं कि जो भी इसके चीफ आर्किटेक्ट है उनको क्या कर दिया जाए, दैट पर्सन दोज शुड बी हैंग टू डेथ, उनको फांसी में लटका दिया जाए, ऐसा वो ऑर्डर देते हैं। जैसे चीफ आर्टिस्ट जो होते हैं वो इस बात को सुनते हैं, दे क्राइड। ठीक है, वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे महाराज हमसे गलती हो गई, ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती तो किनकी है, वर्कमैन की गलती है। यानी कि जो द लेबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दोज हु हैव कंस्ट्रक्टेड दिस आर्क, हमने तो सही बताया था बट दे हैव डन इट इन अ रॉन्ग वे, वो इसको गलत तरीके से बना चुके हैं, तो गलती वर्कमैन की है। और जो वहां का राजा था, ही वॉज काइंड ऑफ स्टूपिड ऑल्सो, वो थोड़ा बेवकूफ भी था, जो उसको जो बोलता चला रहा था वो मानता जा रहा था। और वो कहता ठीक है, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर वर्कमैन को क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। वो सभी वर्कमैन को क्या देने लग जाता है, फांसी पे लटकाने लग जाता है। देन द वर्कमैन स्टार्टेड शाउटिंग, वर्कमैन चिल्लाने लग जाते हैं, लेबर्स चिल्लाने लग जाते हैं कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये तो मेसन्स की गलती है, दिस इज द मिस्टेक ऑफ मेसन्स, दे हैव प्रोवाइडेड अस विद दीज टाइप ऑफ ब्रिक्स, दीज लो हाइट ब्रिक्स, दैट्स व्हाई वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस, कि हमारी गलती नहीं है, जो हमें ब्रिक्स मिली हमने उसी के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पे गलती किसकी है, जिसने ब्रिक्स बनाई है। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, स्टूडेंट्स, मेसन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो राजा क्या कहता है, राजा बेवकूफ था, वो कहता है कि ठीक है फिर जितने भी मेसन्स है सबको सजा दे दो। तब क्या होता है, मेसन्स चिल्लाने लगते हैं। द मेसन्स स्टार्टेड क्राइंग कि दिस इज नॉट आवर मिस्टेक, वी हैव डन दिस अकॉर्डिंग टू द प्लान, या जो हमें मैप गिवन था,
या जो हमें रेशियोज गिवन थे, मेजरमेंट्स गिवन थे बाय आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट ने हमें ये रेशियो दिया, ये मेजरमेंट दिया कि तुम्हें इतनी ही ब्रिक्स बनानी है, इस साइज की ब्रिक्स बनानी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो यहाँ पे यानी कि गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी है? गलती है आर्किटेक्ट्स की, ठीक है। क्योंकि और आर्किटेक्ट से ऊपर बच्चों कोई होता नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर होल कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, गिविंग द जो नक्शा बनाना होता है, वो सारी चीजें वो कौन करता है? आर्किटेक्ट करते हैं। तो आर्किटेक्ट किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते थे। देन इट वाज डिसाइडेड दैट आर्किटेक्ट वुड बी हैंग, आर्किटेक्ट्स को क्या कर दिया जाएगा? हैंग कर दिया जाएगा। लेकिन तभी क्या होता है, ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझो, चार्ट के थ्रू समझते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले ब्लेम आता है किस पे? चीफ आर्टिस्ट पे। चीफ आर्टिस्ट किस पे ब्लेम लगाते हैं? वर्कमैन पे। वर्कमैन किनको ब्लेम करते हैं बच्चों? मेसन्स को। मेसन्स ब्लेम कर देते हैं आर्किटेक्ट्स को। और फिर आर्किटेक्ट क्या कहते हैं कि सर हमने तो अपना प्लान बहुत अच्छे तरीके से बना दिया था, वी हैव गिवन ऑल द मेजरमेंट्स करेक्टली, लेकिन एंड मोमेंट पे, इन द लास्ट मोमेंट, यू अराइव्ड एंड यू मेड सम अमेंडमेंट्स इन द प्लान, इन द मेजरमेंट्स। आपने ही कुछ बदलाव करे, जिन बदलावों के वजह से ये जो आर्क है ये थोड़ा सा छोटा बन गया। तो इसका मतलब बात ये हुई कि इस गलती के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो और कोई नहीं बल्कि कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? किंग रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो महाराज इसके लिए, योर मेजेस्टी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो सजा भी आपको ही मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये सुन करके किंग क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा डर भी जाता है, उसका मुंह एकदम लाल हो जाता है कि यार अब मैंने बोल तो दिया कि आई हैव ऑलरेडी सेड दैट जस्टिस वुड बी गिवन एंड आई एम नोन फॉर माई जस्टिस, मुझे जाना ही जाता है इस बात से कि मैं जस्टिस देता हूं। और अब तक बात इतनी बढ़ चुकी थी कि जनता इतनी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी कि अब उनको जस्टिस देना जरूरी था, किसी ना किसी को तो फांसी पे लटकाना जरूरी था, क्योंकि ये बात बहुत बढ़ गई थी। कहाँ पहले फांसी इनको दी जा रही थी, फिर कहा गया कि नहीं वर्कमैन को दी जाएगी, फिर कहा गया कि मेसन को दी जाएगी, फिर आर्किटेक्ट, बात बहुत बढ़ती चली गई और बात अब आखिरकार किस पे आ गई है? किंग पे आ गई है। और अब जो जनता है उसे इंसाफ चाहिए ही चाहिए, वरना उनका जो भरोसा है, उनका जो विश्वास है, द ट्रस्ट दे हैव ऑन देयर किंग, और दे कैन, और यू कैन से ऑन द क्राउन, ठीक है, वो उठ जाएगा। इसलिए हमें किसी ना किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी। और किंग खुद को फांसी नहीं देना चाह रहा था, तो खुद को बचाने के लिए वो क्या करता है? कहता है कि दैट नाउ I am stuck in a very difficult situation. I need someone who can counsel me, who can help me to get out of this trouble. मुझे काउंसलर की आवश्यकता है, एक सलाहकार की आवश्यकता है, एक वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो इस that person should be the wisest person of this city. किसी को भी ढूंढ करके लाओ जो इस सिटी का सबसे होशियार और सबसे समझदार व्यक्ति है, उसको मेरे पास ढूंढ के लाओ जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मेरी हेल्प कर सकेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो उसकी सेना, जो उसकी जो होते हैं मंत्रीगण होते हैं, वो जाते हैं, दे स्टार्टेड सर्चिंग दैट पर्सन। और उसके मंत्रीगण भी बच्चों उसी की तरह ही स्टूपिड होते हैं, जैसे राजा स्टूपिड, उसके मंत्रीगण भी वैसे स्टूपिड। अब देखो वाइज के चक्कर में वो किसको ले आते हैं वहां पे? जो सिटी का सबसे बूढ़ा इंसान होता है। और ये एक बहुत फेमस कथन भी है बच्चों, दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट द विजडम डज नॉट कम विद एज, ठीक है। ये नहीं कि समझदारी हमेशा उम्र के साथ ही आती है। इसका मतलब तो ऐसा, अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में जितने भी सबसे बूढ़े लोग हैं वो सबसे ज्यादा समझदार होते, बट ऐसा नहीं है बच्चों। समझदारी और उम्र का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना हम मान सकते हैं कि इंसान समय के साथ समझदार होता चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो शहर में सबसे बूढ़ा व्यक्ति होगा वही सबसे ज्यादा समझदार भी होगा। समझदारी के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको टू मेजर द wisdom of a person, those parameters are different. Yeah, डेफिनेटली एज इज अ पार्ट ऑफ दैट, एज भी मैटर करती है। हम किसी छोटे बच्चे को विजडम हम नहीं मान सकते कि दैट स्मॉल चाइल्ड, लिटिल किड कैन बी ए वाइज पर्सन, ठीक है, हम उसको वाइज नहीं मान सकते। इतना डेफिनेटली एज मैटर करती है, बट इतना मैटर नहीं करती कि आप एक इंसान को विजडम वाइज ही घोषित कर दो सिर्फ ये सोच करके कि वो ओल्डेस्ट पर्सन है। और वही क्या करते हैं वहां के मिनिस्टर्स, ही मिस्टेक करते हैं। दे गो एंड दे वेंट एंड फाइंड द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, वो सबसे बूढ़े व्यक्ति को वहां पर लेके आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन इन दिस सिटी, ठीक है, ये सबसे समझदार व्यक्ति है इस शहर का। अब देखो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो भले ही समझदार होना हो, वो क्या
डिसीजन देता है वो ये बोलता है कि देखो अब तो इंसाफ करना जरूरी है, तो देखा जाए तो गलती किसकी है, गलती क्राउन की है कि क्राउन ने कैसे हिट कर ओ आर्क ने कैसे हिट कर दिया क्राउन को, तो आर्क को फांसी दी जाए। अब देखो, अगर वो वाइज इंसान होता तो क्या वो ऐसी बात करता? अब देखो बच्चों, यू ऑल नो दैट आर्क इज अ नॉन लिविंग थिंग। आप किसी नॉन लिविंग थिंग को कभी फांसी दे सकते हो या सजा सुना सकते हो? नहीं सुना सकते ना। मान लो अगर वैसे तो फांसी देना बहुत दूर की बात है, अगर वो ये भी कह देता कि आर्क की गलती, आर्क को तुड़वा दो, तो उसमें आर्क को क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। वो कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है कि आर्क की गलती है इसलिए उसको हैंग कर दिया जाए। वहां पे फिर कुछ समझदार मिनिस्टर्स रहे होंगे उस काउंसिल में। दे से दैट नो, दिस इज नॉट करेक्ट, वी कैन नॉट हैंग एन आर्क। और लेकिन उनके पीछे ये बात कहने के पीछे का जो रीजन आप सुनेंगे तो आप ये समझेंगे कि वो समझदारी की वजह से ये नहीं कहते, बल्कि और ज्यादा बेवकूफी की वजह से ये कहते हैं। उनके पीछे का तर्क, जो रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, वो ये कहते हैं कि जिस आर्क ने राजा के क्राउन को छुआ है, द आर्क दैट हैज टच्ड द क्राउन ऑफ द किंग द मेजेस्टी, दैट कैन नॉट बी गिवन पनिशमेंट। उसको हम कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? वो तो बहुत सेक्रेट चीज हो गई, ठीक है, बहुत पवित्र चीज है, बहुत महान चीज है, जिसने महाराजा के मुकुट को छुआ है, तो हम उसे सजा नहीं दे सकते। तो कितने, दिस शोज द स्टूपिडिटी ऑफ द पर्सन ओवर देयर, ठीक है, वहां के लोगों की जो बेवकूफी है उसको ये दर्शाता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है? तो फिर सजा दे तो आखिर किसे दे? तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो फांसी के फंदे को बना लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि जिसकी गर्दन इसमें एकदम फिट बैठेगी हम उसी को सजा देंगे। और इस तरह से वो सबको वहां पे चेक करने लगते हैं कि कौन इसमें फिट बैठ रहा है। लेकिन जो फांसी का फंदा होता है दैट वाज मेड एट सम बिग ग्रेटर हाइट, ठीक है, वो काफी हाइट पे होता है। दैट्स वाई कोई भी उसमें फिट नहीं आ रहा होता, किसी की इतनी हाइट नहीं होती जो वहां पे एकदम ठीक से पहुंचे, ठीक है, और किसी की नेक भी उसमें प्रॉपरली फिट नहीं हो रही होती। ओनली द वन पर्सन दैट फिट्स दैट rope very well was the king itself। जो राजा था उसी की हाइट उतनी परफेक्ट थी जो उसकी उस फंदे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी, और उसके नेक पे वो फंदा एकदम फिट भी बैठ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि अब राजा को ही फांसी दी जाए, एंड द किंग वॉज हैंग टू डेथ। और साथ ही साथ वो क्या बोलने लग जाते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, कि महाराजा की जय हो, और साथ ही साथ उनको क्या कर देते हैं, फांसी की सजा भी दे देते हैं। तो दिस ऑल शोज द फुलिशनेस ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद ये समस्या ये उत्पन्न होती है कि हमने राजा को तो फांसी दे दी, अब हमारा कोई राजा नहीं रहा, लेकिन हमें किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता, ठीक है। सो एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है उनके सामने। फिर वो सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और वहां पे सोचो, अब एक क्या डिसीजन लेते हैं वो, कि राजा को चुनना, एक देश के राजा को चुनना कितना बड़ा डिसीजन होता है। उसके लिए सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, सब लोगों का डिसीजन करके, या फिर आप कह सकते हैं चॉइस समझ के, या फिर वोट लेकर ही यही सोल्यूशन हो सकता है कि सबका वोट लिया जाए और राजा को राजा चुना जाए। लेकिन वो लोग क्या तरीका चुनते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी इस आर्क में से सबसे पहले नीचे क्रॉस करेगा वही हमारा राजा चुनेगा। देखो, एक अनदर एक्ट ऑफ फुलिशनेस, एक और हरकत करते हैं जो उनकी बेवकूफी को दर्शाता है। तो उसके नीचे से सबसे पहला व्यक्ति जो क्रॉस करने वाला होता है वो कौन होता है बच्चों? ही इज अ क्रेजी पर्सन, वो एक पागल इंसान होता है, ठीक है। और वो ऐसा इंसान था जिससे कुछ भी पूछो तो वो जवाब क्या देता था? मेलन। उस हर चीज को, योर क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग बट द आंसर इज ऑलवेज फिक्स एंड दैट इज मेलन। वो हर सवाल का जवाब मेलन ही देता था, ठीक है। तो जब उससे पूछा गया कि हमारे देश का राजा कौन होना चाहिए, तो कहता है मेलन। और जो वो कह देता है लोग वहां के मान लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो राज्याभिषेक करते हैं बच्चों एक तरबूज का, एक मेलन को। दे टेक अ मेलन एंड पुट इट ओवर द क्राउन, ठीक है, उसको राजगद्दी पे, थ्रोन पे बिठा देते हैं, उसके ऊपर क्राउन भी लगा देते हैं। तो इस तरह से उस जगह का जो राजा है वो कौन बन जाता है? मेलन बन जाता है। और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मेलन सिटी कहने लगते हैं लोग। और इसी की स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं तो उसे कहा जा रहा है द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी कि मेलन सिटी की कहानी। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि कैसे उस देश का जो राजा था वो एक राजा से एक मेलन वहां का राजा बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? और साथ ही साथ वो लोग बहुत खुश भी हो रहे थे इस बात पे कि हमारा राजा मेलन है। क्यों? क्योंकि मेलन है वो क्यों किसी को किसी चीज के लिए रोकेगा? तो वहां के लोगों को फुल फ्रीडम मिलती है, फुल लिबर्टी मिलती है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, और खुशी से और पीसफुली वो लोग रहते हैं, क्योंकि वहां का राजा मेलन था। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी पे नहीं लगा रहा था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ स्टोरी हमारी जो थी वो एंड हो जाती थी। और इसके राइटर कौन थे बच्चों? याद रखेंगे आप, विक्रम सेठ इसके राइटर थे। ठीक है, तो हमने रिविजन भी कर लिया है अपनी स्टोरी का।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स का मतलब होता है बच्चों, आपको इस कहानी को अपने खुद के शब्दों में बयान करना है। ठीक है, हमने जो स्टोरी देखी वो किसके पर्सपेक्टिव से देखी, ऑथर के विक्रम सेठ के शब्दों के थ्रू हमने ये स्टोरी समझी। लेकिन अब आपको स्टोरी को अपने शब्दों में नरेट करना है, खुद के शब्दों में लिखना है। ठीक है, वैसे ये काम, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज योर होमवर्क, आप इसको खुद से करेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए, गाइड करने के लिए कि किस तरह से आप इसे करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप घर जाके इसे करेंगे बच्चों। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज अ नैरेटिव पोएम बाय विक्रम सेठ। हमें पता ही है कि जो एक टेल है, ये एक नैरेटिव पोएम है जो कहानी को दर्शाती है, किसके द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा। The poem is an account of an incident involving the monarch and citizens that took place in a city long ago. इस पोएम में हमने क्या पढ़ा, एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ा। इंसिडेंट क्या था कि वो आर्क को बनवाना, और आर्क को बनवाते हुए जो जो गड़बड़े हुई, फिर उसके बाद जो जो सजा सुनाई गई, वो सारी इस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे, मोनार्क। मोनार्क किसको कहा जा रहा है बच्चों, किंग को कहा जा रहा है, यानी कि राजा को कहा जा रहा है मोनार्क। एंड जो उसमें सिटीजन्स इन्वॉल्व थे, उन सबके बारे में ये कहानी है। टेल इज ह्यूमरस विद अ वेरी शार्प फोकस ऑन द थीमेटिक एस्पेक्ट। ठीक है, ये ह्यूमरस है क्योंकि हास्यात्मक है। ठीक है बच्चों, ह्यूमरस यानी कि मजाकिया वे में है ये जो स्टोरी है, क्योंकि देखो जो भी चीजें थी ना इसमें, ये सारी ह्यूमरस ही हैं। सीरियस तो इसमें कोई भी सिचुएशन नहीं थी, जैसे कि आर्क बनवाना, फिर आर्क से राजा का क्राउन टकरा के नीचे गिर जाना, फिर एक एक करके सजा देते रहना, और सब अपनी सजा को दूसरों पे टाल रहे हैं, दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या था, कॉमेडी, कॉमिक था हम कह सकते हैं, या फिर ह्यूमरस था, ह्यूमरस वे ऑफ डिपिक्टिंग द थीम था। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, और सबसे ज्यादा ह्यूमरस पॉइंट तो वो था जब वो मेलन को ही अपना राजा बना देते। तो दिस इसलिए कहा गया, दिस इज रिटन इन अ ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू। और स्ट्रक्चर द स्टोरी, स्ट्रक्चरी जो मतलब जो स्टोरी का ढांचा है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट मेंशन करता है कि किंग की विश के बारे में, कि वो एक आर्क को बिल्ड करना चाहता है। सेकंड पार्ट रिलेट्स हिज कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। सेकंड पार्ट में क्या आ जाता है, जब फॉल्टी कंस्ट्रक्शन यानी कि आर्क को गलत बना देते हैं, जिस वजह से क्राउन टकरा के नीचे गिर जाता है, वो हमारा सेकंड पार्ट में आता है। और लास्ट पार्ट, थर्ड एंड लास्ट पार्ट नरेट क्या करता है, हिज डिक्री अल्टीमेटली फॉल्स अपॉन हिम लीडिंग टू हिज हैंगिंग। कि जो इंसाफ का मसीहा बनता था, वो चीज किस पे ही उल्टी बैठ जाती है, राजा पे बैठ जाती है, और उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। द पोएम इन हाई टोन ऑफ ह्यूमर, ये हाई टोन ऑफ ह्यूमर में है, यानी कि मजाकिया वे में है। और पावर फ्रॉम द किंग, और किस तरह से पावर को छीन के, ताकत को छीन के एक किंग से किसको दे दी जाती है, मेलन को दे दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में ही एक ह्यूमर का तरीका है। इन द बिगनिंग ऑफ the poet narrates that there was a king in a city long ago. One day the king expressed his desire to construct an ark spanning the main thoroughfare to improve the onlookers morally and mentally. The king was just and peace-loving. The construction work was soon undertaken by employing large number of laborers. ठीक है, ये कहानी शुरू होती है कहाँ से, कि किंग को एक इच्छा आती है कि वो क्या बनाए, एक आर्क बनाए। ठीक है, वो अपनी डिजायर को दूसरों के सामने पेश करता है, और एक ऑर्डर दिया जाता है कि आर्क को बना दिया जाए। और आर्क इसलिए बनाया जाता था बच्चों, ताकि वो उसको क्या करे, वहां से आने वाले ऑनलुकर्स, स्पेक्टेटर्स को क्या शो करे, उनके राजा की महानता को शो करे। और राजा था भी कैसा, जस्टिस, जस्ट, और मतलब इंसाफ, और इंसाफ प्रदान करने वाला, और शांति प्रिय राजा वो था। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी कर लिया गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या लगाए गए थे, बहुत सारे लेबरर्स को काम पर लगाया गया था, इसलिए कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी भी हो जाता है। Clear as students? After the completion of the ark, the king went to inspect the newly constructed ark. ठीक है, जैसे कि हम लोग जब कोई काम करवाते हैं फिर उसको चेक करने जाते हैं, वैसे ही एक दिन राजा भी उस चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं जायजा लेने वहां पे जाता है कि ठीक भी बना है या नहीं। ठीक है, उस न्यूली कंस्ट्रक्टेड आर्क है। द आर्क वॉज वेरी लो, लेकिन जो आर्क था उसकी हाइट थोड़ी कम थी। हिज क्राउन स्ट्रक अगेंस्ट द आर्क एंड फेल ऑफ। उसका क्राउन उस आर्क से टकराता है और नीचे गिर जाता है। फीलिंग डिसऑनर्ड, द किंग डिसाइडेड टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। और उसको कैसा महसूस होता है, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों, डिसरिस्पेक्ट उसको महसूस होती है कि मेरा अपमान हुआ है, और इस वजह से क्रोध में आकर वो क्या करता है, जो चीफ बिल्डर्स हैं उनको सजा सुना देता है।
ऑल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द हैंगिंग, और सारी तैयारी कर ली जाती है किसकी, फांसी देने की। द चीफ ऑफ बिल्डर्स डिफेंड हिमसेल्फ बाय शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेबरर्स। जो चीफ ऑफ बिल्डर होता है वो अपने आप को कैसे डिफेंड करता है, डिफेंड का मतलब होता है बच्चों अपने आप का क्या रखता है, पक्ष रखता है सामने, और अपने आप को बचाता है कि ये कहकर कि ये सारी गलती किसकी है, लेबरर्स की है। कन्विंस्ड बाय द आर्ग्यूमेंट, और राजा उनके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस भी हो जाता है कि हाँ ये जो चीफ बिल्डर है वो एकदम ठीक कह रहा है, गलती किसकी है, लेबरर्स की है। द किंग देन ऑर्डर टू हैंग ऑल द लेबरर्स, और उसमें बहुत सारे लेबरर्स लगे थे, उनको हैंग करने के लिए ऑर्डर दे देता है। द लेबर्स शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द साइज ऑफ द ब्रिक्स। लेबर्स क्या बोलते हैं कि नहीं ये हमारी गलती नहीं है, ये तो ब्रिक का साइज ही बहुत छोटा है, इस वजह से ये जो आर्क है वो छोटा बना। तो अब देखो ब्रिक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेसन की होती है। तो यानी कि अब फांसी किसको दी जाएगी, मेसन्स को दी जाएगी। द मेसन्स इन टर्न डिफेंडेड देमसेल्फ एंड पुट ऑल द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट। जो मेसन्स थे उन्होंने अपने बीच बचाव में जो ब्लेम था वो किस पे डाल दिया, वो आर्किटेक्ट पे डाल दिया। द किंग ऑर्डर टू हैंग द आर्किटेक्ट, फिर किंग ऑर्डर दे देता है कि चलो आर्किटेक्ट को ही हैंग कर दो। द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट द किंग हैड मेड सम अमेंडमेंट्स टू द प्लान व्हेन इट वाज शोन टू हिम। और फिर आर्किटेक्ट याद दिलाता है कि महाराज जब मैंने आपको इसका प्लान, फाइनल प्लान दिखाया था तो आपने उसमें कुछ बदलाव करे थे, और उन्हीं बदलावों की वजह से ये जो आर्क है वो थोड़ा छोटा बन गया। आर्किटेक्ट इनडायरेक्टली पुट द ब्लेम ऑन द किंग। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल पाता कि गलती आपकी है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किस पे चला जाता है ब्लेम, वो चला जाता है किंग पे। द किंग वॉज कंफ्यूज टू हियर द आर्किटेक्ट्स आर्ग्यूमेंट, और आर्किटेक्ट की बातें सुनकर के किंग जो था वो कंफ्यूज हो गया था कि फिर अब मैं करूं क्या, क्या खुद को ही सजा दे दूं। द किंग सॉलिसिटेड द एडवाइस ऑफ द वाइजेस्ट मैन इन हिज किंगडम। फिर किंग क्या सुनता है, उस किंगडम के सबसे वाइजेस्ट इंसान की एडवाइस, सलाह को सुनता है। अकॉर्डिंग द वाइजेस्ट मैन क्या कहता है आप लोगों को पता ही बच्चों, वॉज फाउंड एंड बॉट टू द कोर्ट, उसको कोर्ट में लेके आए। वो कहता है कि ही वॉज सो ओल्ड दैट कुड नॉट नीदर वॉक नॉर सी, और वो इतना ओल्ड था क्योंकि वो सिर्फ एज के बेसिस पे सबसे बूढ़े इंसान को ले आए थे, उन्होंने विजडम उसकी देखी नहीं। वो इतना बूढ़ा था कि ना तो चल पा रहा था ना ही वो देख पा रहा था। ही गेव द वर्डिक्ट दैट आर्क वॉज द रियल कल्प्रिट। वो ये वर्डिक्ट यानी कि ये फैसला सुना देता है, वर्डिक्ट का मतलब होता है बच्चों फैसला, वो ये फैसला सुना देता है कि जो असली गलती है वो किसकी है, और किसी की नहीं बल्कि आर्क की ही गलती है। ठीक है, आर्क वॉज द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है बच्चों गुनहगार। ठीक है, कि असली गुनहगार कौन है, आर्क ही है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कल्प्रिट मीन्स गुनहगार। इट वॉज द आर्क दैट हिट द क्राउन वायलेंटली एंड इट फेल ऑफ। गलती आर्क की है कि उसने क्राउन को क्यों हिट करा और वो गिर गया। सो द आर्क मस्ट बी हैंग, इसलिए आर्क को हैंग कर दिया जाए, यानी कि आर्क को फांसी दी जाए। अकॉर्डिंग द आर्क वॉज लेड टू द स्कैफोल्ड इन द मीन टाइम, और इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि अब आर्क को क्या किया जाए, फांसी पे लटकाया जाए। लेकिन तभी काउंसलर ने बोला कि आउट दैट इट वुड बी वेरी शेमफुल एक्ट टू हैंग द आर्क दैट टच द किंग्स क्राउन, कि ये तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी। शेमफुल मतलब होता है स्टूडेंट्स शर्मनाक, ये एक शर्मनाक बात होगी कि हम एक ऐसे आर्क को सजा दें जिसने क्या किया है, महाराजा के क्राउन को टच किया है, क्योंकि महाराजा के क्राउन को टच करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, द क्राउड विच गैदर्ड देयर टू विटनेस द हैंगिंग ऑफ द कल्प्रिट वाज गेटिंग रेस्टलेस, और जो क्राउड वहां पे जो भीड़ जो इकट्ठा हो रखी थी क्या देखने के लिए, फांसी देखने के लिए, वो रेस्टलेस होती चली जा रही थी, यानी कि बेचैन हो रही थी कि किसी को फांसी क्यों नहीं मिल रही है अभी तक, क्योंकि वो अब चाहते थे कि किसी ना किसी को तो फांसी मिले। सेंसिंग देयर मूड द किंग सेड दैट समवन मस्ट बी हैंग, और ये बात, ये जो मूड था प्रजा का, ये जो राजा है वो पहचान लेता है कि इनको अब किसी ना किसी की फांसी तो चाहिए ही चाहिए, और हमें किसी ना किसी को हैंग करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ही सेज दैट समवन मस्ट बी हैंग, किसी ना किसी को तो फांसी होगी ही होगी। सिंस द नेशन वांटेड अ हैंगिंग, क्योंकि जो हमारा नेशन है, हमारी प्रजा है, उनको फांसी चाहिए। द नूज वॉज सेटअप, और नूज यानी कि बच्चों जो भी सिस्टम होता है वहां पे, जो चीजें लगाई जाती हैं फांसी के लिए उसको कहते हैं नूज। ठीक है, फांसी का फंदा हो जाता है उसमें, और जहाँ पे लटकाया जाता है वो सारा प्लेटफॉर्म वगैरह सब तैयार हो जाता है। इट वॉज समवट है, लेकिन उसको प्रिपेयर करते हुए एक और गलती हो जाती है कि उसको थोड़ा हाइट पे बना देते हैं वो लोग। ईच मैन वॉज मेजर टर्न बाय टर्न, और फिर हर आदमी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कौन उसमें फिट बैठेगा। बट देर वॉज ओनली वन मैन हु वॉज टॉल इनफ टू फिट इन द नूज, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान इतना लंबा होता है कि जो उस नूज पे ठीक से फिट आ सके, एंड इट वॉज द किंग, और वो कौन था, वो महाराजा खुद थे। इंटरेस्टिंगली द किंग वॉज हैंग, और लास्ट में किसको हैंग कर देते हैं बच्चों, वो महाराज को ही हैंग कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
द पोएट देन नरेट्स द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम। ठीक है, अब वो आ जाता है आखिरी पार्ट पे, पोएट जो है इसका। इन द concluding part, the ministers heaved a sigh of relief that they were able to find someone, otherwise the unruly crowd might have risen in revolt। ठीक है, लास्ट पार्ट में बताते हैं कंक्लूजन देते हुए कि जो मिनिस्टर्स थे वो अपने महाराज को फांसी देने के बाद चैन की सांस लेते हैं। ठीक है कि चलो अच्छा है, ठीक है, किसी ना किसी को तो हमने फांसी पे लटका दिया, नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो क्राउड थी वो भड़क जाती और क्या कर देती, रिवोल्ट कर देती, यानी कि विद्रोह कर देती। ठीक है बच्चों, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। वैसे ही आपको ये चीज पता ही होगी। Ministers sent out the herald to proclaim that next to pass the city gate would choose a king। ठीक है, अब वो अगला डिसीजन क्या लेते हैं कि जो भी इस सिटी गेट से पहला बंदा, पहला पर्सन जो पास करेगा वो चूज करेगा कि हमारे प्रदेश का राजा किसे बनना चाहिए। एन इडियट हैपन टू पास द सिटी गेट, और उसको पास कौन कर लेता है, एक इडियट, मतलब एक बहुत ही बेवकूफ, एक पागल इंसान उसको पास करता है। द गार्ड्स उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारा किंग किसे होना चाहिए। द इडियट आंसर दैट अ मेलन शुड बी चूजन टू बी द नेक्स्ट किंग, और वो क्योंकि हर बात का जवाब मेलन ही देता था तो वो कह देता है कि मेलन को हमारा राजा होना चाहिए। एक्चुअली दैट वाज हिज पेट आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। आप ये भी लिखेंगे कि ये उसका क्या था, पेट आंसर था, यानी कि वो हर सवाल का यही जवाब देता था, मेलन्स, क्योंकि उसको मेलन्स बहुत पसंद थे। द मिनिस्टर्स क्राउंड अ मेलन एंड प्लेस देयर मेलन किंग रेवरेंटली एट द थ्रोन, और फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मेलन को राजगद्दी पे बिठा देते हैं और सारा जो कार्यभार है उस पर सौंप देते हैं। आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक तरह से अगर हम ये भी समझना चाहें, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है स्टोरी का, जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत चालाक थे। ठीक है, वो अपने किंग से शायद परेशान थे, इसलिए वो किंग को क्या करते हैं, फांसी पे चढ़वा देते हैं ताकि वो किंग से छुटकारा पा सके। और क्योंकि अब दूसरा किंग आ जाता है जिसपे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, जानबूझ करके एक मेलन को क्या बना देते हैं, वहां का राजा बना देते हैं। तो क्योंकि मेलन तो कुछ करेगा नहीं, सारा का सारा डिसीजंस लेने की और जो भी होंगे डिसीजंस होंगे और जो पावर होगी वो सारी किन के पास आ जाएगी, मिनिस्टर्स के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी हो सकता है बच्चों, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, या फिर कह सकते हैं आप इस एंगल से भी हम सोच सकते हैं कि शायद मिनिस्टर्स ने ऐसा इसीलिए किया होगा। ठीक है, द पोएट नरेट्स दैट द सिटीजन्स वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर सिंबॉलिक हेड। ठीक है, वो उनको अपने सिंबॉलिक हेड के बारे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारे प्रदेश का राजा एक मेलन है। दे एंजॉयड द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसिस फेयर, दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू द न्यू मोनार्क एज अ न्यू मोनार्क डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइव्स। वही बात कह रहे हैं कि वो इतने खुश थे इससे क्योंकि जो नया मोनार्क था, जो नया राजा था, वो उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी, इंटरफेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, किसी के भी, ना पब्लिक को रोक रहा था, ना ही मिनिस्टर्स को भी जो मनाता था वो वही करते थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि स्टोरी को आपको अपने शब्दों में नरेट करना है तो आप कुछ ऐसे करेंगे। बाकी ये तो बच्चों आपके लिए जस्ट एक गाइडेंस के लिए था, आप इसको घर जाके खुद से एक बार ट्राई करेंगे इस आंसर को और अपने वर्ड्स में। एवरी स्टूडेंट शुड राइट दिस आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, क्योंकि हर बच्चे के वर्ड्स अलग होंगे, हर बच्चे की सोच और समझ अलग है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखें। ठीक है, मैं एक बार और आपसे ये कहूंगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारे पास, What impression would you form of a state where the king was just and place? अगर आप ये सुनते हैं कि उस प्रदेश का राजा बहुत ज्यादा जस्ट है, जस्ट यानी कि जस्टिस देता है, सभी को जस्टिस प्रोवाइड करता है, यानी कि इंसाफ प्रदान करता है। ठीक है, एंड प्लेसिड का मतलब होता है बच्चों, प्लेसिड मीन्स काम, शांत। ठीक है, बहुत ज्यादा शांत है वहां का राजा। तो फिर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, क्या इंप्रेशन, क्या इमेज आपके दिमाग में उस प्रदेश की आती है। ठीक है, अ स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड enjoyed पीस, लिबर्टी एंड जस्टिस। हमें ऐसा लगेगा कि जिस जगह का राजा जस्ट और प्लेसिड है, वहां की जो प्रजा है वो क्या एंजॉय करेगी, वहां पे बहुत ज्यादा शांति होगी। लिबर्टी का मतलब होता है बच्चों, हर व्यक्ति को क्या होगा, फ्रीडम होगी कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, एंड जस्टिस, और साथ ही साथ वहां इंसाफ भी प्रदान किया जाएगा। द किंग वॉज टाइटलर एंड सिंबलिक। ठीक है, वहां का जो किंग है वो टाइटलर और सिंबलिक होगा। द सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड्स, वहां के सिटीजन को क्या मिलेगी, हर तरह की आजादी मिलेगी। द रियल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो वहां का राजा है वो तो सिर्फ नाम का राजा होगा, टाइटल का राजा होगा, सिंबल का राजा होगा, लेकिन असली जो पावर है उसको कौन एंजॉय कर रहा होगा, वहां के सिटीजन्स ही एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करेंगे
जब वहां का राजा कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे भी सारी पावर किसके पास थी? प्रजा के पास थी, क्योंकि प्रजा को चाहिए था, द क्राउड वांटेड द हैंगिंग, ठीक है, क्राउड को चाहिए था कि किसी ना किसी को फांसी मिले, तो राजा उसके अकॉर्डिंग फांसी दे भी रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी फांसी भी नहीं टाल पाया, वो चाहता तो मना कर सकता था कि नहीं, मुझे, मैं खुद की फांसी क्यों चढ़ाऊं, लेकिन उसे क्राउड के सामने वो इतना मजबूर था कि उसको खुद को ही फांसी पे चढ़ना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा भी हम समझ सकते हैं कि राजा को इतना ज्यादा भी जस्ट और प्लीजेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्राउड क्या कर लेगा, इस बात का फायदा उठा सकता है। In the poem, The Tale of Melon City, the king had to be hanged as the citizens ultimately wanted someone to be hanged. जैसे कि मैंने बच्चों को बताया कि इस कहानी में किंग को सिर्फ और सिर्फ सूली पर इसलिए चढ़ना पड़ा क्योंकि वहां की प्रजा चाहती थी कि कोई ना कोई सूली पर चढ़े। ठीक है, वहां पे मतलब राजा का कोई भी खौफ और कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी कि राजा कोई डिसीजन दे रहा है तो लोग उसे माने। अगर चाहता राजा, तो जब उसने देख लिया था कि यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं आ रही है सामने, तो ज्यादा से ज्यादा उस आर्क को तोड़वा के फिर से एक नया आर्क बनवा देता, या फिर ऐसा कर सकता था, जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जांपल चीफ बिल्डर्स, वर्कमैन्स, लेबरर्स, आर्किटेक्ट्स, मेसन्स, इन सब पे क्या लगा सकता था? वो फाइन लगा सकता था। ठीक है, इन सब पे फाइन लगा देता और क्या करता? हैंगिंग को रोक देता। लेकिन क्योंकि ही वॉज सो मच अंडर कंट्रोल ऑफ हिज क्राउड दैट ही हैड टू हैंग समवन एंड अल्टीमेटली ही हैड टू हैंग हिमसेल्फ, उसको खुद को ही फांसी पे चढ़ाना पड़ा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको? द किंग कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, यानी कि वो राजा अपनी प्रजा के सामने इतना कमजोर था कि वो खुद की भी सुरक्षा नहीं कर पाया। इवन दो द वाइजेस्ट मैन गेव द वर्डिक्ट दैट द आर्क वाज रियल कल्प्रिट बट द सिटीजंस वांटेड समवन टू बी हैंग्ड। ठीक है, यहाँ तक कि जो वहां का समझदार इंसान था, जब उसने इस चीज को स्टडी कर लिया था, उस सिचुएशन को समझ लिया था कि यहाँ पे देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, तो मैं गलती एक काम करता हूँ, किसके ऊपर डाल देता हूँ? आर्क के ऊपर डाल देता हूँ, और आर्क के ऊपर गलती डालूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आर्क को ही तोड़ा जाएगा, कम से कम किसी निर्दोष को तो फांसी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोग नहीं समझते हैं, और इवन राजा भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सिटीजन्स को चाहिए था किसी ना किसी को तो फांसी दी ही जाए। ठीक है, अल्टीमेटली द किंग वॉज हैंग, इसलिए किंग को ही हैंग कर दिया जाता है। दिस शोज दैट इन सच अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसेड द सिटीजंस इन्फ्लुएंस द फेट ऑफ अ किंग। इसीलिए ये बात हमें पता चलती है कि जिस देश में राजा कुछ ज्यादा ही सीधा साधा होगा और ज्यादा ही जस्टिस और शांत होगा, तो उस देश में भी काम नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि फिर वहां की जो सिटीजन्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं? किंग के डिसीजंस को, किंग के नसीब को क्या करने लग जाते हैं? इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, उसमें दखल अंदाजी करने लग जाते हैं। तो ज्यादा जस्टिस और प्लेसिड होना भी ठीक नहीं है एक राजा का। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा कैसा भी नहीं होना है, जस्ट एंड प्लेसिड भी नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।